हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? हाँ भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दो, क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? फास्ट। और ये भी लिख के बताओ, कल हमने कहां तक कर लिया था? अभी हमारा जो टाइप चल रहा है वो चल रहा था पेयर ऑफ वर्ड्स। कितने पेयर हमने कल कर लिए थे? आई थिंक ये हो गया था ना, ये वाला। ये वाला था शायद, वैक्स। वैक्स के तीन केसेस बनेंगे। पहला बनेगा एक्टिव वॉइस, जिसमें हम किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा बनेगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में दो होते हैं, ठीक है। एक होता है कि जब, अच्छा, वैक्स का मतलब होता है इरिटेट। तो इरिटेट अगर हम किसी पर्सन के साथ हैं तो वहां लगता है विद, और उसके किसी एक्शन के ऊपर है, एक्शन के ऊपर, तो वहां लगेगा एट। चलो एक बार कमेंट में लिख के बता दो पहले मुझे जरा, आवाज वगैरह आ रही है नहीं? फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया जो हमने कल किया था। फिर स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया जो हमने कल किया था। ब्राइटनेस ज्यादा है? ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है, वो मैंने आज शर्ट वाइट पहनी है तो मेरे उस पे, उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। कम करा देता हूँ अभी थोड़ी सी ना। ब्राइटनेस कम कराते हैं, कैसे कम होगी? ब्राइटनेस तो उतनी ही है। ये ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, मेरी शर्ट की वजह से लग रही है? थोड़ा सा देखना कम करके। ज्यादा है? अभी? अभी देखना जाई। क्या हुआ, अभी भी दिक्कत है? सही। शर्ट की वजह से, हाँ वो शर्ट दिखा ना। हाँ साफ तो दिखाई दे रहा है। वो तो शर्ट की वजह, अरे भाई शर्ट, यार शर्ट भी तो चमक, अपना रूप दिखाएगी। अब कैसा? अब बढ़ गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है। पहले ही ठीक था शायद। ओके है, ओके ओके ओके, रहन, बंद रहने दो। ऐसे ही ठीक है। मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ ना। हाँ, चलिए। ठीक है सर, अब। हाँ जी। तो भाई मेरे पहला क्वेश्चन है आपका, ये देख लो जरा एक बार यहां से। पेयर नंबर 11, 10 पेयर कराए थे। आज मैं कम से कम 20 पेयर मिनिमम और 25 पेयर मैक्सिमम करा के जाऊंगा। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25। ये तो अंधेरा सा हो गया शायद। एक सेकंड रुक जाओ, जरा चेक कर लेते हैं। स- सही दिखाई दे रहा? डल हो गया ना? थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दे। पेन का कलर मैं चेंज अभी रुक कर लेता हूँ, रुक जाओ पहले। थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। फिर ज्यादा कर दिया। यार ये शर्ट पहन के नहीं आनी थी। है ना, व्हाइट शर्ट पे रिफ्लेक्शन आ जाता है तुरंत। फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं होती। अब सही है।
बताना जरा भाई, चेक करके बताना अभी ठीक है क्या। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हाँ भाई बताओ जरा, सही है ना? ओके ओके ओके। सर वाइट वाली पीडीएफ दोगे क्या? हाँ भाई, इस प्रपोजिशन चैप्टर की वाइट वाली पीडीएफ दूंगा, लेकिन वो दूंगा आपको चैप्टर के लगभग एंड में। फिर आप उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना, ठीक है, आगे रिवीजन के लिए। क्योंकि अभी मेरे को रोजाना करेक्शन करना पड़ता है और नए नए क्वेश्चंस डालने पड़ते हैं, तब तुम्हारे सामने कंटेंट आता है, ठीक है। चलो, तो भाई मेरे वैक्स अभी तुम इसको नोट कर लेना। अरे एक आध चैप्टर लिख भी लो नालायक को, बिल्कुल हद कर दी तुम लोगों ने, है ना? मेहनत करना ही नहीं चाहते थोड़ी बहुत भी। सारी चीज तो बाकी तुम्हें मिलती है लिखी लिखाई। देखो, वैक्स का मतलब होता है इरिटेट। एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा इसके साथ, नो प्रपोजिशन। और पैसिव वॉइस में अगर तुम किसी व्यक्ति से इरिटेट हो तो विद, और किसी उसके काम उसकी हरकतों से इरिटेट हो तो क्या आएगा? एट आएगा, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ऐसा ही केस एंग्री का कराया था, याद आ रहा है कुछ? एंग्री का केस, अगर रिवीजन कर रहे हो तो। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो तुम लोग पिटाई खाने लायक हो, और कुछ नहीं है। देखो एंग्री का केस मुझे याद है, शायद मैंने कराया था, होना चाहिए रहा। देखो याद आ गया। अगर नाराज आप किसी व्यक्ति से हैं तो विद, और उसके हरकतों पर उसके एक्शन पे हैं तो एंग्री एट। कल बताया था ना कि रोहन की गुस्ताखी पर तो एट, ठीक है, और तुम्हारे साथ हैं तो विद। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है प्यारे बच्चों, सेम बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आ जाओ देखो, तो अब तुम्हें सबसे पहले एक्टिव पैसिव ये लिखा, वैक्स एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन, पैसिव वॉइस में विद पर्सन के साथ और एट उसके एक्शन पे। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? बताओ जल्दी से, एक्टिव है या पैसिव है एक्टिव वॉइस? कल क्या तरीका बताया था? हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म अगर है तभी वो पैसिव की तरफ जाएगा। तो यहां पर सीधा सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये एक्टिव वॉइस यानी कि नो प्रेपोजिशन, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी। देखो, द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, देयरफॉर नो प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड, कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। सेकंड सेंटेंस में ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हो गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा कौन सा वॉइस? बोलो जल्दी से, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में हम किसी व्यक्ति से, उसके साथ वो इरिटेट है, उसकी वजह से इरिटेट है, तो उसकी वजह से इरिटेट है तो क्या आ जाएगा यहां पर? विद, ठीक है। हर र्यूड भी रिप्लाई वैक्स्ड, देखिए उसका जो र्यूड रिप्लाई था उसने उसे क्या कर दिया? इरिटेट कर दिया। तो यहां हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, तो इसका मतलब यह है एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ही वॉज वैक्स्ड। अब वॉज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, और वैक्स्ड क्या हो गया? मेन वर्ब। तो ये कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में उसके र्यूड रिप्लाई पर, तो ये क्या हो गया? पर्सन तो नहीं है, अब पर्सन नहीं है तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा? एट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं सॉल्व करने के लिए। अगले पेयर पे ये रहा, पहले तो ये देखो, ये करो 6 और 7। ये कैसा है? एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस, और हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। अब अपने आप बताओ फटाफट जल्दी से। हाँ जी, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा? नो प्रपोजिशन, और यहां पर वैक्स वो किससे हो रहा है? तुम्हारी एब्सेंस से वो परेशान हो रहा है, इरिटेट। तो यहां पर क्या आ जाएगा? एट आ जाएगा। तो चलो, अब ये दिमाग में आपके सेट हो गया होगा। अगला टॉपिक चलते हैं, क्वेरल। जी हाँ, झगड़ा। अगर आप किसी व्यक्ति से क्वेरल कर रहे हैं तो क्वेरल विद समवन। मैं मान लो मैंने अपने दोस्त से लड़ाई कर ली तो क्वेरल विद माय फ्रेंड। लेकिन किसी चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं तो क्वेरल ओवर समथिंग, ठीक है जी। क्वेरल विद समवन, क्वेरल ओवर समथिंग। पहला एग्जांपल, डू नॉट क्वेरल योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों से कभी भी झगड़ा मत करो, क्योंकि ये दोस्ती हैं जो तुम्हें बर्बाद भी करते हैं और आबाद भी करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल, बच्चे अक्सर लड़ते हैं। पैटी इश्यूज, अब पैटी इश्यूज क्या होते हैं? अनइंपॉर्टेंट थिंग्स। प्रिटी नहीं है ये, पैटी है, PETTY। पैटी इश्यूज होता है छोटे छोटे मुद्दे, ठीक है। तो इसका मतलब छोटी छोटी चीजों के ऊपर बच्चे जो हैं वो लड़ने लग जाते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? विद। सर शर्ट निकाल के पढ़ा, अच्छा। चलो नेक्स्ट,
नाउ पेयर नंबर 13, अटैक। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम किसी अटैक को वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसके रूप में? वर्ब के रूप में, तो कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। चलो अब आपको वर्ब और नाउन पहचानना है। अगर वर्ब होगा तो नो प्रपोजिशन और नाउन होगा तो ऑन। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। फटाफट फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों का आंसर दे दो मुझे। और अब ढूंढना निकालना सीख लो कि वर्ब नाउन कैसे निकालते हैं। चलिए देखो, while ही वॉज गोइंग टू डीएवी कॉलेज, जब वो डीएवी कॉलेज जा रहा था तो अ फेरोशियस डॉग। फेरोशियस डॉग कैसा होता है बताओ, वो कैब में पढ़ा है आपने? वॉयलेंट, हिंदी में कहते हैं खूंखार। एक खूंखार कुत्ते ने उस पर अटैक कर दिया, ईडी, मतलब ये क्या हो गया? वर्ब। और वर्ब के रूप में नो प्रपोजिशन। इंडिया हैज नेवर मेड एनी अटैक। देखो, हैज हेल्पिंग वर्ब, मेड यहां पर मेन वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। एनी क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद अटैक क्या है? नाउन। ये आपको बेसिक्स में सिखा रखा है। तो इसका मतलब अब इसके पीछे क्या आ जाएगा? ऑन, क्योंकि नाउन के रूप में आपको क्या बताया था मैंने? ऑन लगेगा। द रॉबर्स मेड एन अटैक, एन क्या है? आर्टिकल। और मेरे भाई आर्टिकल के पीछे वर्ब भी किसका काम करती है? नाउन का। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगला, टॉपिक नंबर 15, पेयर नंबर 15, विजिट। देखो फिर से, अगर विजिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है तो कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन अगर ये नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है तब इसके पीछे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ठीक है जी। पहला एग्जाम्पल, वी विजिटेड, वी, अच्छा ये तो मिसप्रिंट हो गया यहां पर, ठीक है। वी विजिटेड गैप ऋषिकेश लास्ट ईयर। दूसरा है वी मेड अ विजिट टू ऋषिकेश लास्ट ईयर। ओके, इसने खुद ही दे दिया अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखो वी मेड अ विजिट, आर्टिकल के बाद विजिट किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। अगर नाउन का काम कर रहा है इसका मतलब यहां पर टू सही है। यहां पर विजिट ईडी, यानी कि ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट के बाद किसका काम कर रहा है? वर्ब का। और अगर वर्ब का काम कर रहा है तो विजिट वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है एंटर, पेयर नंबर 15, एंटर। देखो दो चीजों का ध्यान रखना, एंटर के पीछे इनटू लगता भी है और एंटर के पीछे इनटू नहीं भी आता, कोई प्रपोजिशन नहीं आती, दोनों केस बनते हैं। तो आप कहोगे सर ऐसा कैसे है, तो मैं आपको समझाता हूं। जब हम किसी चीज में फिजिकल एंटर करेंगे, यानी कि जब एंटर का केस फिजिकल होगा, एक केस होता है फिजिकल, फिजिकल, और एक केस होता है वर्चुअल। अब तुम कहोगे सर ये फिजिकल और वर्चुअल जरूर समझाओ। फिजिकल केस में इनटू नहीं आएगा, फिजिकल केस में इनटू नहीं आएगा। ठीक है जी, फिजिकल केस में इनटू नहीं आएगा, और वर्चुअल केस में इनटू का इस्तेमाल होगा। बस अब तुम्हारा क्वेश्चन ये खड़ा होगा कि सर एक बार ये बता दो कि फिजिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड वर्चुअल। तो फिजिकल और वर्चुअल में जो डिफरेंस है वो सुन लो मेरी बात ध्यान से। सपोज करो ये कमरा है, ठीक है, और ये है रोहन। रोहन यहां खड़ा है और ये यहां से यहां जा रहा है, एंटर कर रहा है। तो ये कैसा केस हुआ, फिजिकल या वर्चुअल? भाई मैं यहां हूं, मैं कमरे में जा रहा हूं, तो ये कैसा केस हुआ? ये फिजिकल केस हुआ। तो जब आप किसी चीज में एंटर करते हो तो वहां फिजिकल केस आता है। तो इस फिजिकल केस में एंटर अपने पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लेगा, यानी कि नो प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो
मैंने कहा कि इंडिया जो है इस साल न्यूक्लियर समिट में हिस्सा लेगा, तो क्या यहां पर कोई ऐसा केस दिखाया गया कि चल के अंदर जा रहा है उसमें? नहीं। इसका मतलब है वो सोच रहा है और वो कह रहा है कि उसमें हिस्सा लेगा, यानी कि एक तरीके से वो माइंड में क्या चल रहा है, वर्चुअल कैलकुलेशन। तो जब हम किसी चीज में वॉक करके अंदर जाते हैं फिजिकल, तो उस फिजिकल केस में आता है कोई प्रपोजिशन नहीं आता, लेकिन जब वर्चुअल केस आता है तो वहां क्या लगेगा, इनटू लगेगा। तो एंटर के पीछे जब वर्चुअल केस में इनटू लगता है, वो कब लगता है, जब हम कहते हैं कि किसी चीज में टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। ठीक है भाई, हिस्सा लेना, किसी चीज में हिस्सा ले लेना, ये होता है। ठीक है, और किसी चीज के अंदर घुस जाना, चले जाना, उस केस में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, आ जाओ। ही एंटर्ड इनटू द रूम, अब कमरे के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब फिजिकल, और फिजिकल एंट्री कर रहा है तो इसका मतलब इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, इसका रीजन भी है, क्योंकि एंटर इज इक्वलेंट टू केम इनटू, क्योंकि एंटर किसके इक्वल है, कम इनटू के इक्वल है। देखो एक चीज ये ध्यान से सुनना जरा, ये एक चीज बड़ी आती है काम इसमें। तो हम इस केस में ये लिख सकते हैं कि एंटर किसके इक्वल है, एंटर इज इक्वल टू कम इनटू। अब अगर मैं इस सेंटेंस को एंटर की जगह केम लिख दूं, ही एंटर्ड द रूम, तो सही है, लेकिन अगर मैंने कह दिया ही केम, तो ही केम द रूम या ही केम इनटू द रूम, बताओ क्या बनेगा, है केम इनटू द रूम, तो कम के पीछे इनटू आएगा लेकिन एंटर के पीछे इनटू नहीं आएगा, तो यहां पर लगेगा ही केम इनटू द रूम। तो इसका मतलब हुआ कि एंटर किसके इक्वल हो गया, कम इनटू के, एंटर के अंदर ही यहां पर इनटू छिपा होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर द क्लासरूम, टीचर उसे क्लासरूम में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्लासरूम का मतलब है फिजिकल एंटर, क्लासरूम में जाने के लिए फिजिकल। तो अगर ये फिजिकल एंटर है तो इसमें बताओ क्या लगेगा, इनटू आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा अगर यहां पर कम होता, कम है, अगर मैं ये कहता विल नॉट अलाउड टू कम, तो फिर हम क्या लगाते, इनटू, कम इनटू लगा रहे होते। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एंटर इज इक्वल टू कम इनटू, कि यहां एंटर के पीछे तो नहीं लगेगा लेकिन कम है तो इनटू लगेगा। इंडिया जो है न्यूक्लियर समिट में इस साल हिस्सा लेगा, तो क्या ये फिजिकल है या वर्चुअल है, बताओ कौन सा केस है, फिजिकल या वर्चुअल, बोलो, वर्चुअल। और वर्चुअल केस में एंटर के पीछे इनटू लगता है नहीं लगता, लगता है, फिजिकल केस में नहीं लगता। यहां पर हेयर एंटर इनटू मींस पार्टिसिपेट, यहां पर एंटर इनटू का क्या अर्थ है, किसी चीज में क्या लेना, हिस्सा लेना, यानी कि पार्टिसिपेट करना। ठीक है भाई, प्रीवियस वीडियो नहीं दिखाई दे रही है बेटे, प्रीवियस वीडियो मिलेंगी एप्लीकेशन पे, कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी आपको। चलिए अगला टॉपिक क्या है, 16 नंबर पे सक्सीड। तो मैं तुम्हें सक्सीड के 3 केस अलग से सिखाता हूं। पहले देखो, सक्सीड का मतलब अलग अलग मीनिंग होता है। अगर सक्सीड का मीनिंग निकल कर आ रहा है आपका, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर सक्सीड का मतलब निकल के आ रहा है सफल होना, यानी कि टू गेट सक्सेस, टू अचीव समथिंग, तो वहां लगेगा प्रपोजिशन इन, क्या लगेगा, इन। लेकिन अगर सक्सीड का मतलब है बाद में आना, बाद में आना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कम आफ्टर, कम आफ्टर, तो वहां कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, नो प्रपोजिशन। ठीक है, मैंने हालांकि पीडीएफ में यहां पर 2 ही लिखे हुए हैं, एक और एक, 2, लेकिन मैं तीसरा भी लिख रहा हूं यहां पे। तीसरा है सक्सीड का मतलब होता है राजगद्दी पर बैठना। ठीक है, इसका मतलब है किसी चीज का वारिस होना। ठीक, तो वहां सक्सीड के पीछे लगता है टू, उस केस में सक्सीड के पीछे टू लगता है। और जो तीसरे वाला है ना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बैठाऊंगा गद्दी पर कैसे बैठेंगे। तो 3 केस आ गए, सक्सीड सफल होना इन,
सक्सीड किसी चीज के बाद में आना, नो प्रेपोजिशन, और सक्सीड किसी राजगद्दी पर बैठना, ठीक है, कम टू द थ्रोन, तो दैट इज टू, उस केस में टू लगेगा। अब सबका मैं तुम्हें एक एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, इसमें दो के एग्जांपल है, तीसरा नहीं है, तीसरा मैं भी लिखूंगा। पहला, शी सक्सीडेड परसुएडिंग हर फादर, वो अपने पिताजी को मनाने में सफल हो गई। बताओ जल्दी से क्या आएगा, पहले सेंटेंस में क्या आएगा? सर प्रीपोजिशन की पीडीएफ कब आएगी प्लीज बताओ ना सर। बेटे प्रीपोजिशन की पीडीएफ कल या परसों तक आ जाएगी पूरी कंप्लीट आपके पास, ठीक है, और लाइक वगैरह करते रहो, ये नालायक की मत करो। चलिए, सफल होना, तो शी सक्सीडेड इन परसुएडिंग हर फादर, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, आई हैव सक्सीडेड माई गोल, मैं अपने लक्ष्य में क्या हो गया, सफल हो गया, तो यहां भी सफल होना है, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, इन आ जाएगा। तीसरा, राहुल गांधी जी, जी जरूर लगाएं बोलते समय, राहुल गांधी जी विल सक्सीड, विल सक्सीड का मतलब है बाद में आएंगे, किसके, मोदी जी के बाद में, 2014 इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन में। अच्छा, ये यहां पर जो, यहां पर तो प्रेपोजिशन इन लगा दो, लेकिन ये मैंने लगाया 2024 की वजह से, लेकिन हमें लगाना था सक्सीड के पीछे जो कि गैप यहां पर है, मैं करेक्शन करवा के दे दूंगा इसमें। तो यहां बताओ कि यहां प्रेपोजिशन आएगा, ये 2024 से पहले इन समझ में आया क्यों आया, यहां पे सक्सीड की वजह से नहीं आया, ये इन किससे आया, इन 2024, यानी कि नेम ऑफ द ईयर, और नेम ऑफ द ईयर की वजह से हम प्रेपोजिशन ऑलरेडी क्या लगाते हैं, इन, तो उसने दो दो ब्लैंक देने थे, एक यहां पर एक यहां पर, तो यहां वाला तो आ गया लेकिन ये वाला नहीं आया जिसकी वजह से हम देख रहे थे। तो यहां पर बताओ क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, नो प्रेपोजिशन, ठीक है भाई, तो ये था हमारा ब्लैंक, ठीक। नेक्स्ट, अगला, हेयर नो preposition इज रिक्वायर्ड, देखो ये यहां कोई preposition नहीं आएगी, बिकॉज हेयर सक्सीड मींस कम आफ्टर, यहां पर सक्सीड का मतलब है किसी चीज के बाद में आना। चलिए नेक्स्ट, सी सक्सीड्स बी, सी बी के बाद आता है, जब तुम एबीसीडी लिखते हो, ए बी सी डी, तो इसमें सी जो है वो बी के कब आता है, बाद में आता है, तो सी सक्सीड्स बी, सी बी के बाद आता है इन इंग्लिश अल्फाबेट, किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में। तो देखो वैसे ही जैसे हमने ईयर के लिए इन लगाया था, इंग्लिश अल्फाबेट के लिए यहां मैंने क्या लगा दिया, इन लगा दिया, लेकिन फिर से वही चीज, दो ब्लैंक देने थे, जो दूसरा ब्लैंक है वो यहां पर आना था। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा, यहां पर प्रेपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो इसका आंसर भी होगा नो प्रेपोजिशन, तो मैंने दोनों ब्लैंक बना दिए। लेकिन अब तुम जो इंतजार कर रहे हो ना, वो इंतजार कर रहे हो तुम इस एग्जाम्पल का, क्योंकि ये वाला तो तुम्हारी समझ में आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये वाला देखो, एग्जाम्पल सुनना जरा ध्यान से, अशोका सक्सीडेड गैप द थ्रोन एट द एज ऑफ, कितनी उम्र में बना था वो, बताना भाई इतिहास वालों, जरा फटाफट बताओ जल्दी से, कितनी उम्र में वो राजगद्दी पे बैठ गया था, 13? अकबर, ये अकबर दिखाई दे रहा है, मुंह पे मारूंगा भी निकाल के, अशोक की बात कर रहा हूं मैं। हाँ भाई बताना जरा, 16, 14, 24, 13, 6, हाँ 2 साल की उम्र में नहीं बैठ गया होगा, है 20 ईयर्स में, एट द एज ऑफ, चलो ढूंढ के लिख देना यार, है ना, यहां आ जाओ जरा, तो अशोका सक्सीडेड, तो ये क्या हो गया, राजगद्दी पर बैठना, आगे समझ में, तो इस केस में ना इन आएगा ना आप कुछ, ना नो प्रेपोजिशन आएगा, यहां पर आएगा टू, टू द थ्रोन, ठीक है भाई, 16, 14, 16 और 14 के आंसर ज्यादा है, चलो एक बार ढूंढ लेना,
ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सक्सीडेड टू का एग्जाम्पल। तो अब तुम्हें ये सक्सीड के तीनों आंसर आ गए होंगे, समझ लो फिर से। अगर किसी चीज में सक्सीड मतलब सफल होना है तो इन, और अगर मीनिंग है कम आफ्टर बाद में आना तो नो प्रेपोजिशन, और अगर इसका मीनिंग है राजगद्दी पर बैठना, ठीक है, साम्राज्य पर साम्राज्य को होल्ड करना, तो आंसर होगा इसका टू प्रेपोजिशन। तो ये मैंने सक्सीड का टू यहां पर लगा दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट। चलिए अगला पेयर है 17 नंबर पे ऑर्डर। देखिए भाई, अगर ऑर्डर वर्ब के रूप में यूज होता है तब तो कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, लेकिन अगर नाउन के रूप में यूज होता है तब कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? फॉर। वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, और नाउन के रूप में क्या कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? फॉर। ठीक है भाई, मतलब नहीं बताओगे? मतलब तो बता दिया बे। क्या मतलब बताना? अशोका राजगद्दी पे बैठा, थ्रोन मतलब साम्राज्य, एट द एज ऑफ, इसका और क्या मतलब बताना है? इसमें और कुछ निकालूं, उर्दू में निकालूं इसको? पढ़ना है, डिस्टरबेंस करना। पहला एग्जांपल, शी ऑर्डर्ड। अच्छा, ऑर्डर्ड ईडी मतलब ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का। ही ऑर्डर्ड ये किसका काम कर रहा है? इतना अच्छे से आपको बेसिक पढ़ाया, आप तो आराम से निकालोगे। ही गेव एन ऑर्डर, आर्टिकल के बाद ऑर्डर किसका काम करेगा? नाउन का। अब जल्दी जल्दी फटाफट तीनों का आंसर बता दो। चलिए, पहले वाले में नो प्रपोजिशन, दूसरे वाले में नो प्रपोजिशन, और तीसरे वाले में फॉर है, तो ऑर्डर नाउन है तो आंसर हो जाएगा फॉर। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, बॉर्न। देखो भाई, बॉर्न के कई सारे केस होते हैं, जिसमें कि पहला केस है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो किसी स्थान में पैदा हुआ है, जैसे मैं कहूं वो दिल्ली पैदा हुआ, तो बॉर्न इन दिल्ली। या वो कहता है कि वो अमीर घर में पैदा हुआ, तो बॉर्न इन रिच फैमिली। लेकिन जिससे वो पैदा हुआ है, जैसे कहते हैं ना भाई, वो मान लो वो मिस्टर एक्स से पैदा हुआ है, ठीक है, या वो उस पेरेंट्स से पैदा हुआ, तो पेरेंट्स के लिए समवन का मतलब है पेरेंट्स, तो वहां पर प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, ही वॉज बोर्न रिच पेरेंट्स, तो वो अमीर माँ बाप से पैदा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? टू। अ सन इज बोर्न हर, यानी कि उस लड़की को एक बेटा पैदा हुआ, तो यहां भी पेरेंट्स का ही जिक्र है, तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा? टू। आई वॉज बोर्न इटली, मैं इटली में पैदा हुआ, तो बताओ इटली में पैदा हुआ, किसी स्थान की बात हो रही है, ठीक है, किसी स्थान या किसी जगह की, किसी प्लेस की बात हो रही है, तो आई वॉज बोर्न इन इटली। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं दैट शी वॉज बोर्न अ पुअर फैमिली, अ पुअर फैमिली, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अ पुअर फैमिली। ठीक है, बाकी डेट वगैरह के लिए तो यार वो तो बहुत सारे केस हैं, वो तो तुम फिर डेट या उसके लिए कर दोगे। मान लो मैं कहूं भाई वो 15 अगस्त को पैदा हुआ, तो ऑन 15 अगस्त, तो उसमें बॉर्न का कुछ नहीं है, उसमें 15 अगस्त की वजह से, डेट की वजह से सब कुछ लग रहा है। ठीक है, तो देखो, पुअर फैमिली में पैदा हुआ, फैमिली से पैदा नहीं हुआ, फैमिली ने नहीं पैदा किया, फैमिली मिलके थोड़ी पैदा करेगी, पैदा तो माँ बाप ही करेंगे, लेकिन यहां क्या है? फैमिली, तो आंसर हो जाएगा इसका इन। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा इसका? इन। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं ये कहूं दैट शी वॉज born गैप 2 फेब, 2 फरवरी को पैदा हुई वो, बताओ जल्दी से। शी, एक और एग्जांपल, शी वॉज born 5 AM, बताओ जल्दी से दोनों के लिए क्या आएगा? ठीक है, आ गया भाई। तो यहां पर 2 फरवरी के लिए इसका मतलब डेट, और डेट के लिए क्या लगाओगे? ऑन,
और यहां पर 5 बजे यानी कि टाइम, और यहां पर क्या आ जाएगा एट 5 PM AM। ठीक है, नेक्स्ट, मीट। देखिए जब आप किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो सीधा नो प्रपोजिशन, सीधा कहेंगे मीट समवन। लेकिन अगर आपकी मुलाकात एक्सीडेंट से हो गई, मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहेंगे मीट विद एक्सीडेंट। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल, दोनों का आंसर बताओ जल्दी से। पहले में क्या होगा? चलिए, तो आंसर बताओ जल्दी से। उसका एक्सीडेंट हुआ तो ही मैट विद एन एक्सीडेंट। ठीक, नेक्स्ट, आई मैट हिम, मैं उससे मिला, तो यहां पर कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट, डिफर। देखो भाई, डिफर के दो केस देखना। अगर आप किसी व्यक्ति से डिफर हैं, ठीक है, समवन, लेकिन ये कैसे डिफर हैं आप देख लो, फिजिकली, फिजिकली या लुक्स में आप किसी से अलग हैं, तो वहां लगेगा फ्रॉम। लेकिन अगर आप किसी से विचारों में भिन्न हैं, किसमें? ओपिनियन में, तो वहां क्या लगेगा? विद लगेगा। ठीक है, जैसे कि योर डॉग, तुम्हारा कुत्ता, डिफर, हर, हर नहीं है ये, हर्ष है। तुम्हारा कुत्ता उससे, उस लड़की से भिन्न नहीं, कुत्ते का लड़की का क्या कंपैरिजन? हर्ष मतलब उस लड़की का डॉग। ठीक है, समझ में आ गया? तो एक डॉग का कंपैरिजन दूसरे डॉग से चल रहा है, तो यहां पर कोई ओपिनियन तो नहीं है, और ओपिनियन नहीं है तो बताओ जल्दी से फटाफट क्या आएगा? क्या आएगा? फ्रॉम। नेक्स्ट, आई डिफर द डायरेक्टर, ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्टर है। मैं डायरेक्टर से भिन्न हूं इस मुद्दे पे, तो इसका मतलब यहां क्या केस है? ओपिनियन, ओपिनियन। तो ये क्या आ जाएगा? आई डिफर विद द डायरेक्टर। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गया डिफर, ये तो डिफर हो गई वर्ब, लेकिन एक वर्ड आता है डिफरेंट। सुना है आपने डिफरेंट? डिफरेंट, डिफरेंट की प्रपोजिशन फिक्स होती है, डिफरेंट की फिक्स प्रपोजिशन होती है। क्या प्रपोजिशन होती है? फ्रॉम। ठीक है, डिफरेंट की जो प्रपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। ये तो वर्ब है, और डिफरेंट क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, हाँ लग जाएगा वो भी। ठीक है, डिफरेंट की प्रपोजिशन फिक्स होती है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट वर्ब का काम करता है। ठीक है, अफेक्ट किसका काम करता है? वर्ब का काम करता है। लेकिन यहां पर अफेक्ट और इफेक्ट दोनों में पहले मैं आपको फर्क बताऊंगा, और दोनों के डिफरेंस प्रपोजिशन में लेंगे। तो फर्क सुनिए क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि अफेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर अफेक्ट जो होती है ये तो वर्ब होती है, और इसके पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं आती, मतलब हम लिख सकते हैं नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन नहीं आती। लेकिन अगर बात है इफेक्ट की, तो इफेक्ट का रोल है क्या? इफेक्ट किसके रूप में? अच्छा, सीडीएस में पूछा था अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो इफेक्ट नाउन होता है और इसके साथ क्या लगता है? ऑन लगता है। ठीक है, इफेक्ट के पीछे ऑन लगता है नाउन के पीछे, और अफेक्ट जो वर्ब होती है इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती है। एग्जाम्पल में देख लो, फटाफट आंसर बताओ जल्दी से मुझे, फर्स्ट का भी और दूसरे सेकंड का भी। श्री राम जानकी बैठ। देखो, ड्रग्स अफेक्ट वर्ब हो गई, नो प्रपोजिशन। ड्रग्स हैव एडवर्स, एडवर्स मतलब भयानक, इफेक्ट प्रभाव, नाउन, ऑन आर हेल्थ, तो ये नाउन जो है ये क्या ले लेगा? ऑन ले लेगा।
नेक्स्ट अगला पेयर है बच्चों कंसिस्ट। बहुत सारे बच्चे बस एक ही बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि कंसिस्ट के पीछे ऑफ लगता है, जो कि कंसिस्ट ऑफ किसके इक्वल हो जाता है, कंप्राइज के। मानता हूं मैं, उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज एक और बात सुनो कि कंसिस्ट के पीछे इन भी लगता है। कंसिस्ट के पीछे ऑफ तब लगता है जब इसका मीनिंग होता है कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज से मिलकर बने होना, ठीक है। लेकिन कंसिस्ट के पीछे इन तब लगता है जब इसका मतलब होता है लाइज। लाइज का मतलब झूठ बोलना नहीं है भाई, यहां पे लाइज का मतलब है निवास करना, किसी चीज का किसी चीज के अंदर होना, ठीक है। तो यहां आता है कंसिस्ट इन। अब इसका एग्जांपल सुनो कैसे। देखो, कंसिस्ट इन तब लगता है जब इसका मतलब होता है लाइज या रेस्ट। कंसिस्ट ऑफ तब लेता है जब इसका मतलब हो कंप्राइज या किसी चीज से मिलकर बने होना। जैसे उसने कहा माय हैप्पीनेस, मेरी खुशी, कंसिस्ट, मेरी खुशी कंसिस्ट, मेरी खुशी किस में है, मेरी खुशी किसके अंदर है, मेरे माँ बाप के अंदर है। मेरी खुशी किस में लाई करती है, मेरे माँ बाप में लाई करती है, ठीक है। जैसे कहते ना मेरी खुशी तुम्हारे अंदर है, ठीक है। तो माय हैप्पीनेस कंसिस्ट क्या आ जाएगा यहां पर, इन, ये आ गया। दूसरा, ये जो क्लास है कंसिस्ट कितने विद्यार्थियों से मिलकर बनी है, 100 विद्यार्थियों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑफ, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, सक्सेस कंसिस्ट, सफलता जो है वो किसके अंदर है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, हार्ड लेबर, जिसे हम कहते हैं मेहनत। तो क्या हो जाएगा, सक्सेस कंसिस्ट इन। तो पहले में इन, दूसरे में ऑफ और तीसरे में इन, ठीक है भाई। एक एग्जांपल मैं और तुम्हें देना चाहता हूं, इसमें बताना मुझे जरा क्या होगा। बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी से आंसर दे दो इसका। ओ तेरी, हाँ जी। तो बताओ क्या बनेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। यानी कि 10 मेंबर से मिलकर ये कमेटी बनी है, ठीक है मेरे भाई। अगला टाइप में आ जाओ, 23, ठीक है। ओवरवेल्म, कितने टाइप बोले थे मैंने आज कराने के लिए, मिनिमम 20, मैक्सिमम 25, ठीक है। चलिए, ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का क्या मतलब है, देखिए ओवरवेल्म का मतलब होता है भावनाओं से पूर्ण होना, यानी कि किसी चीज से, किसी फीलिंग से भरे हुए होना। तो जब आप ओवरवेल्म होते हो फीलिंग से, ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी होते हो, तो आप कहते हो ओवरवेल्म विद। लेकिन जब इसका मतलब होता है किसी से हारना, तो वहां लगता है ओवरवेल्म्ड बाय, जब इसका मीनिंग होगा डिफीटेड बाय, यानी कि किसी से हार जाना, ये होता है ओवरवेल्म बाय। तो पहला सेंटेंस क्या है और दूसरा सेंटेंस का मीनिंग, मुझे उसी के हिसाब से आंसर बताओ फटाफट, और फिर मीनिंग मैं समझाऊंगा। चलिए, पहले में है आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद जॉय, तो कह रहा है कि मैं खुशी से झूम उठा व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो यानी कि यहां पर फीलिंग्स का केस है,
फीलिंग से ओवरवेल्म्ड हो गया वो, ठीक है। नेक्स्ट, दे वर ओवरवेल्म्ड बाय द एनिमीज, वो दुश्मनों से क्या हो गए, ओवरवेल्म्ड हो गए, दुश्मनों से हार गए। एक एग्जांपल है, इसको बताना जरा। कल किसका मैच था आरसीबी के साथ? एल एस जी, लखनऊ सुपर। हाँ जी, आप बताओ। तो आरसीबी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय, मतलब डिफीटेड बाय एलएसजी। हो गया। नेक्स्ट, अगला है 24 में, फैसिनेट। देखो, फैसिनेट का जो मतलब होता है वो होता है अट्रैक्ट। फैसिनेट होने का मतलब है किसी से आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना। अगर आप फैसिनेट किसी व्यक्ति के साथ हो रहे हैं तो फैसिनेटेड विद, लेकिन अगर आप किसी चीज से आकर्षित हो रहे हैं तो फैसिनेटेड बाय। फैसिनेट बाय समथिंग और फैसिनेटेड विद समवन, किसी के साथ, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल फटाफट बताओ जल्दी से। देखो, आई वॉज फैसिनेटेड हिम, हिम मतलब पर्सन, तो आई वॉज फैसिनेटेड विद हिम, ठीक है। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन वर फैसिनेटेड टॉयज। अब टॉयज तो तुम्हें पता है ना, टॉयज, ठीक है, समथिंग, तो यह हो जाएगा बाय द टॉयज। दुकानों में जो खिलौने थे उनसे क्या हो गए, फैसिनेटेड हो गए। नेक्स्ट, अगला है 25, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, इसकी स्पेलिंग गलत है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है, लिखा हुआ है, इंटरेस्ट का मतलब होता है टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को क्या देना, जिम्मेदारी सौंपना, टू गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। कहो तो अभी पढ़ाऊं इसको या लास्ट में ले लूं, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हें तंग करेगा और तुम फिर कहोगे सर दिमाग में मेरे दर्द हो गया। लेकिन मैं इसको अभी ले लेता हूं, क्योंकि ये आज का लास्ट वो है। इसमें अगली स्लाइड है ही नहीं, इतना ही था आज, इतना ही है। पीछे, पीछे कहाँ है? है ना, रुक जा तो फिर, पहले मैं इसको ही करा देता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट, देखो, इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी सौंपना, तो हम इसे दो तरीके से लिखेंगे, इंटरेस्ट समवन, मतलब जिम्मेदारी सौंपना किसी को, किसी चीज की, इंटरेस्ट समवन विद समथिंग, विद समथिंग। दूसरा है इंटरेस्ट समथिंग टू समवन। क्या फर्क आया इसमें, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। देखो, इंटरेस्ट यानी कि यहां पर आ गया इंटरेस्ट ऑब्जेक्ट, कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आ गया पहले, और ये आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया, और यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आ गया। अच्छा, मैंने समथिंग लिख दिया, इंटरेस्ट समथिंग टू समवन, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो हुम का आंसर देता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो व्हाट का आंसर देता है। तो देखो, आपको इसमें क्या करना है, इंटरेस्ट समवन विद समथिंग, किसी को किसी चीज की जिम्मेदारी सौंपना, इंटरेस्ट समथिंग टू समवन, किसी चीज की जिम्मेदारी किसी को सौंपना। सिर्फ फर्क क्या है, लिखने में फर्क है, इतने में ही। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है तो टू आ जाएगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है तो विद आ जाएगा। और मेरे भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
एग्जाम में खूब पूछता है, इसीलिए मैंने इसको अभी स्किप करा रहा था, मैंने कंफ्यूजन हो जाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए छोड़ नहीं सकते। ठीक है, दो ही केस आएंगे, फिर से देख लो। एंट्रस्ट समथिंग टू समवन और एंट्रस्ट समवन विद समथिंग, दो केस बनेंगे आपके। एंट्रस्ट समवन किसी को विद समथिंग किसी चीज के साथ, एंट्रस्ट समथिंग कोई चीज टू किसी को, ठीक है, कोई चीज किसी को देना। अब आ जाओ इसके एग्जाम्पल पे, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। अगर तुमने चारों एग्जाम्पल कर दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहां पर समझ में आ गया है। ये इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड करो। अब मैं देखना चाहता हूं कि किसके दिमाग में आया, करो फटाफट। श्री राम, अबे लाइक वाइक करते रहो नालायको। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। चलिए, द डायरेक्टर एंट्रस्ट समवन विद समथिंग, और समथिंग में क्या है, टास्क, उसे काम दे दिया। एंट्रस्ट समथिंग, तो समथिंग टास्क तो पहले आ गया, टू समवन, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, माय फादर एंट्रस्टेड माय ब्रदर, तो ब्रदर क्या हो गया, समवन, एंट्रस्ट समवन विद समथिंग, समथिंग क्या है, अ पीस ऑफ वर्क, उसे काम दे दिया। माय फादर हैज एंट्रस्टेड द वर्क, एंट्रस्ट समथिंग टू समवन, मेरे भाई को। मैच करना जरा, सही बैठा गया, विद टू, विद टू, चेक करो सही बैठा गया, विद टू, विद टू। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से भी दूंगा। बताओ फटाफट, सोच लिया। दे नेवर एंट्रस्ट समवन विद समथिंग, और इसी को अगर चेंज करके लिखना है तो बताओ जल्दी से, माइंड में कैलकुलेशन करो कैसे लिखोगे। दे नेवर एंट्रस्ट, दे नेवर एंट्रस्ट दिस टाइप ऑफ जॉब टू मी, फिर तुम्हारा आंसर आ जाएगा टू। तो चलिए, अब बनाना भी सीख लिया आपने, चल भाई आजा जल्दी फटाफट। कहाँ है, यहां करूं, यही है। उसके बाद चलिए, अगला पेयर है ग्रेटफुल। अच्छा, ग्रेटफुल का मतलब सुन लो क्या होता है, थैंकफुल, लिखा है, अच्छा ये रहा। थैंकफुल मतलब आभारी होना किसी का। अब जो चीज ग्रेटफुल के लिए चलेगी वही थैंकफुल के लिए चलेगी। मतलब यहां से कितने पेयर कवर हो रहे हैं, दो पेयर कवर हो रहे हैं। तो देखो, पहले मैं आपको थैंकफुल के लिए ही समझा देता हूं। देखो, अगर आप थैंकफुल, आभारी किसी व्यक्ति का है, मतलब समवन, तो टू। लेकिन अगर किसी चीज के लिए, मान लो उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए कुछ काम कर दिया और आप उस चीज का आभार प्रकट कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर। थैंकफुल टू समवन, किसी व्यक्ति का आभार प्रकट कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आभार प्रकट कर रहे हैं उसके लिए फॉर। और यही केस चलेगा किसमें, ग्रेटफुल में, ठीक है।
पहला आंसर, दूसरा आंसर, फटाफट जल्दी से बताओ। पहला क्वेश्चन भी आ गया तुम्हारे पास और दूसरा भी। दो पेयर एक साथ कवर हो रहे हैं यहां पे। चलिए, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। समवन कौन है यहां पर? भगवान। तो भैया भगवान को हम धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया समवन। किस लिए? फॉर दिस लाइफ, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, समथिंग, मैं जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए तुम्हारा आभार प्रकट करता हूं, ठीक है जी। ये आ गया थैंकफुल के लिए भी आपको, ठीक। चलिए, नॉक। अब नॉक का मतलब यहां पर क्या है, पहले तो मैं हिंदी में समझा दूं आपको। नॉक का मतलब है खटखटाना। समझ में आ रहा है ये कौन सा जो हम नॉक करते हैं ना दरवाजे पे? वो अगर वो वर्ब के रूप में आ रहा है तो लगाओगे एट, अगर वो नाउन के रूप में आ रहा है तो लगाओगे ऑन, ठीक है जी। चलो, दोनों सेंटेंस में बता दो कहां पर वर्ब है और कहां पर नाउन है। ऑब्लाइज भी लग जाएगा, एक बच्चा कह रहा है सर ऑब्लाइज लग जाएगा। तीसरा पेयर भी हो जाएगा। ऑब्लाइज का मतलब भी थैंकफुली होता है, आभारी। तो ऑब्लाइज टू समवन और ऑब्लाइज फॉर समथिंग, तीन पेयर एक साथ कवर हो गए तुम्हारे यहां पर, किसी के लिए, किसी चीज के, ठीक है। आ जाओ, हैज बीन नॉकिंग, वर्ब है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एट द डोर। आई आई हर्ड अ नॉर, नॉक, खटखटाहट की आवाज। आर्टिकल के बाद नॉक क्या हो जाएगा यहां पर? नाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉक ऑन द डोर। ठीक है भाई। चलिए, कंप्लेन। अब कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। ध्यान से सुनना, अगर आप किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी से, किसी से शिकायत कर रहे हो तो क्या लगाओगे? टू। लेकिन अगेंस्ट कब लगेगा? समवन मतलब किसी के, बताओ क्या आएगा? किसी के खिलाफ। जब आप किसी के खिलाफ करोगे शिकायत तब क्या लगाओगे? अगेंस्ट। लेकिन जब आप किसी चीज के बारे में करोगे, किसी चीज के बारे में, जब आप किसी चीज के बारे में शिकायत करते हो तब क्या लगाओगे? ऑफ या अबाउट। तब लगाओगे या तो ऑफ लगाओगे या अबाउट लगाओगे। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं एक समझा देता हूं आपको। द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है? किससे शिकायत की? प्रिंसिपल से शिकायत की। अगेंस्ट द वार्डन, यहां पर अगेंस्ट छूट गया। अगेंस्ट द वार्डन किसके खिलाफ की भाई? प्रिंसिपल से स्टूडेंट ने किसके खिलाफ की? वार्डन के अगेंस्ट। और किस चीज को लेकर की? अबाउट द या ऑफ द पुअर ब्रेकफास्ट। किस चीज की शिकायत की? जो ब्रेकफास्ट है, खराब ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, ये वाला तुम करो, सेकंड वाला। अरविंद क्या कह रहा है? ये इतने सारे दिल भाई। सर मैराथन कब ले रहे हो? मैराथन लो सर, जल्दी जल्दी। अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी। मैराथन आपको मैंने बताया तो था कब होगी, है? हम्म। चलो, आई कंप्लेंड किससे की? पुलिस से। आई कंप्लेंड टू, आई कंप्लेंड टू पुलिस, मैंने पुलिस से शिकायत की। किसके खिलाफ की? गुंडों के खिलाफ की। तो आई कंप्लेंड अगेंस्ट द रफियंस। रफियंस कौन होते हैं? गुंडे लोग होते हैं।
ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला है रिकंसाइल। देखिए रिकंसाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? रिकंसाइल का मतलब होता है किसी के साथ एग्री होना, सहमत होना। ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति